हर पुरानी इमारत की कुछ कहानियां होती हैं, है ना? लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कहानियां नहीं, बल्कि चीखें दफन होती हैं। मायागंज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल नंबर 4 भी एक ऐसी ही जगह थी। और उस हॉस्टल के अंदर भी तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, बदनाम कमरा, नंबर 309। सोचिए, दो नए छात्र आर्यन और समीर हॉस्टल में आते हैं। बूढ़ा सा वार्डन उनके हाथ में एक जंग लगी चाबी थमाता है और साथ में बस एक अजीब सी दबी हुई आवाज में ये चेतावनी देता है। चाबी के छल्ले पर बस एक ही नंबर खुदा हुआ था, 309। तीसरी मंजिल का पूरा गलियारा एकदम सुनसान था, जैसे वहां सालों से कोई आया गया ना हो। और जब उन्होंने कमरा नंबर 309 का दरवाजा खोला तो अंदर से निकली सीलन और धूल की एक ऐसी महक आई जिसने जैसे उनका दम ही घोट दिया हो। अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। एक दीवार पर गहरे लाल रंग के अजीब से धब्बे थे, जैसे किसी ने खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की हो, पर वो पूरी तरह मिटे नहीं। पर सबसे अजीब चीज थी वो लकड़ी की अलमारी, जिसे बाहर से बड़ी बड़ी कीलों से ठोक कर बंद किया गया था। अब दिन भर के थके हुए आर्यन और समीर ने सोचा कि सरकारी हॉस्टल है, ऐसा ही होगा। और यही थी उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी भूल। उस रात जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, कमरा नंबर 309 जाग रहा था और अपने नए मेहमानों के स्वागत के लिए, कह सकते हैं, पूरी तरह तैयार था। आधी रात का वक्त, आर्यन की नींद अचानक एक ठंडी सी फुसफुसाहट से टूटती है। कोई कोई उसके कान के बिल्कुल करीब कुछ कह रहा था। वो घबराकर उठ बैठा, लेकिन कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा था। समीर भी आराम से सो रहा था। उसे लगा शायद कोई सपना होगा, पर यह सपना नहीं, उस रात की खौफनाक हकीकत की बस शुरुआत थी। तभी उसकी नजर गई छत पर, और जो उसने देखा वहां से एक गाढ़ा काला सा लिक्विड टपक रहा था, और उससे जो बदबू आ रही थी वो सड़े हुए मांस जैसी थी, इतनी घिनौनी के मत पूछिए। उसने कांपते हाथों से समीर को जगाया। दोनों की आंखें डर के मारे उस काली चीज पर जम गई। और फिर वो हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो कीलों से ठुकी हुई अलमारी एक दिल दहला देने वाली चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगी। उस रात सुबह का इंतजार उन्हें ऐसा लगा जैसे सदियां बीत जाएंगी। अगली सुबह जब उनके एक सीनियर राघव ने उनके उड़े हुए चेहरे देखे तो वो समझ गया। और फिर उसने उन्हें उस कमरे की वो कहानी बताई जो हॉस्टल का हर बच्चा जानता था। कहानी थी माया की, 10 साल पहले की एक बहुत ही होशियार छात्रा। कुछ लड़के उसे बहुत परेशान करते थे और एक दिन उसने तंग आकर खुद को उसी अलमारी में बंद कर लिया और आग लगा ली। अब ये सब सुनने के बाद कौन ही उस कमरे में एक पल भी रुकता। दोनों ने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, पर शायद वो कमरा उन्हें जाने देना ही नहीं चाहता था। जैसे ही उन्होंने बैग उठाया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जोर से बिजली कड़की और पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। और ठीक उसी पल उनके कमरे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाके के साथ बंद हो गया। और फिर घुप अंधेरे में उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। कमरे के एक कोने में धीरे धीरे एक साया उभर रहा था। बिखरे हुए बाल और आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे, जिनसे सिर्फ और सिर्फ नफरत छलक रही थी। वो साया चीखा, कोई नहीं जाता यहां से। ऐसे खौफ के माहौल में दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर तभी आर्यन को राघव की बात याद आई। आग, माया की मौत आग से हुई थी। उसने फौरन अपनी जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई। आग की छोटी सी लौ देखते ही वो भयानक साया दर्द से चीखता हुआ पीछे हट गया। बस उन्हें उसकी कमजोरी पता चल चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारी और वो टूट गया। वो किसी तरह उस हॉस्टल से, उस शहर से ही भाग निकले। उन्हें लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ, पर वो गलत थे, बहुत गलत। कुछ चीजें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ठीक 1 हफ्ते बाद आर्यन के घर एक अनजान पार्सल पहुंचा। उस पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। पार्सल पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 309। और अंदर वही जंग लगी चाबी थी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी थी। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज भी था, जिस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, आधा जला हुआ हिस्सा
और भी ज्यादा दर्द देता है। वो दोनों समझ गए थे, माया की आत्मा अब उस कमरे में कैद नहीं थी, वो उनके साथ थी। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसी रात वार्डन के असिस्टेंट का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तुम लोगों ने उसे जलाकर खत्म नहीं किया, तुमने उसे उस कमरे के पिंजरे से आजाद कर दिया है। अब वो तुम दोनों से बन चुकी है। अब अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस उसी जहन्नम में लौटना। जब वो वहां पहुंचे तो हॉस्टल की वो मंजिल सील कर दी गई थी। कमरा पूरी तरह जल कर राख हो चुका था, सिवाय उस एक चीज के, वो अलमारी। वो आग के बीचों बीच ऐसे खड़ी थी जैसे उसे एक खरोच तक न आई हो। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप फिर से खुल गया। अंदर एक छोटा सा गुप्त खाना था और उसमें रखी थी एक छोटी सी मटकी और एक आधी जली हुई पुरानी डायरी। मटकी में माया की अस्थियां थीं और डायरी में उसका सच। वो कोई आम डायरी नहीं थी, वो माया का सच थी। डायरी के पन्नों ने उस कहानी को बेनकाब कर दिया जिसे 10 साल पहले आत्महत्या का नाम देकर दफना दिया गया था। माया ने खुद को नहीं जलाया था, उसे जिंदा जलाया गया था। वार्डन खन्ना का रिश्तेदार, एक सीनियर छात्र विक्रांत, उसे लगातार परेशान करता था। और उस रात विक्रांत और उसके दोस्तों ने मिलकर माया को अलमारी में बंद कर दिया। और फिर वार्डन खन्ना ने खुद बाहर से दरवाज़ा बंद करके सबूत मिटाने के लिए कमरे को आग लगा दी थी। सच सामने आते ही माया की आत्मा एक आखिरी बार उनके सामने आई। लेकिन इस बार उसका रूप डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था और शायद इंसाफ की उम्मीद। तो ये थे वो दो चेहरे, असली गुनहगार, विक्रांत कातिल और वार्डन खन्ना, जिसने इस पूरे जुर्म पर पर्दा डाला। माया की आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वो बस इंसाफ चाहती थी। आर्यन ने मटकी पर गंगाजल छिड़का और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और सालों बाद माया के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। एक बहुत ही हल्की सी आवाज हवा में गूंजी, धन्यवाद। और वो आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए शांत हो गई। अगले ही दिन वो डायरी पुलिस के हाथों में थी और फिर जो होना था वही हुआ। डायरी में लिखे सच और सबूतों के आधार पर विक्रांत, वार्डन खन्ना और उस रात के सभी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। देर से ही सही, पर माया को इंसाफ मिल गया। कुछ महीनों बाद हॉस्टल नंबर 4 की उस पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दिया गया। उसकी जगह एक छोटा सा मंदिर और एक बगीचा बना दिया गया। जहां कभी चीखें और दर्द था, वहां अब शांति थी। तो कहानी खत्म हुई, इंसाफ भी मिल गया और एक आत्मा को शांति भी। पर एक सवाल है जो अब भी मन में आता है, क्या दीवारें वाकई सब कुछ भूल जाती हैं, या उन पर हुए जख्मों के निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं?